राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। यूजीसी नीट का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जून 2013 का पेपर देखा था और इस क्लास में हम लोग देखेंगे दिसंबर 2013 का पेपर। इस पेपर में कुल 75 प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन हैं। तो कुवलयमाला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं, ये आपको ध्यान देना है। कौन है? उद्योतन सूरी। 9वीं शताब्दी में रचित ये रचना है। यह आदिकालीन राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना है। इसमें तात्कालीन प्रचलित बोलचाल की भाषा का नमूना मिलता है। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का कि खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुतः है। खुसरो ने खलिक बारी लिखा है, ये क्या है? तो खुसरो का खलिक बारी जो है वो फारसी हिंदी शब्दकोश है। ठीक, खुसरो की और भी अन्य रचनाएं हैं जैसे खलिक बारी, हालाते कन्हैया, नजराने हिंदी, पहेलिया, मुकरिया, दो सखुने इत्यादि। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर में दिया है कि किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा का संबंध का रूपक माना है। ठीक, आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। निराला ने पदावली को नागिन की लहर कहा है और विद्यापति को शुक्ल ने श्रृंगारिक कवि कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है विद्यापति को, और ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा है। ठीक, ये कुछ विद्यापति के संबंध में विचार हो गए। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। 4 नंबर में दिया है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है। तो सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी निकली है और पैसाची अपभ्रंश से पिशाच जाति से संबंधित भाषा है, पहाड़ी निकल दी है इससे। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली है और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। 5वां प्रश्न है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। डोगरी, संथाली, बोडो, भोजपुरी। तो आपको पता है कि भोजपुरी, ब्रज और अंग्रेजी ये सब 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में कुछ 22 भाषाएं शामिल हैं। तो डोगरी है, संथाली है, बोडो है, ये तीनों हैं, जबकि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपमान में, अपराध में, अपयश में, अपमति में। तो जो उपसर्ग है वो अपराध में नहीं है। ठीक, अपमान में अप प्लस मान उपसर्ग है अप, अपयश में भी अप प्लस यश है और अपमति में भी अप प्लस मति है, जबकि अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है। 7वां प्रश्न है सबरस। सबरस के रचनाकार कौन है। तो सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। 1635 में इन्होंने सबरस लिखा। दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध रचनाकार मुल्ला वजही की कृति है सबरस और सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना सबरस है, 1635 में लिखी गई है। मुल्ला वजही ने 2 रचनाएं लिखी हैं, एक तो सबरस है, एक और है, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को। 8वां प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में की गई थी और इसमें हिंदुस्तानी भाषा का प्रथम प्रोफेसर जॉन किलक्राइस्ट को बनाया गया
और इसी कॉलेज में लल्लू लाल और सदल मिश्र की अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई, लॉर्ड वेलेस्ली ने की। 9वां प्रश्न है कि बेकसी का मजार उपन्यास किसका है? तो बेकसी का मजार उपन्यास है प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। इनके और भी अन्य उपन्यास हैं, बेकसी का मजार हो गया, विदा है, विपथगा है, ठीक, इत्यादि। 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर में पूछा है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो सरस्वती मासिक पत्रिका थी, 1900 में इसका संपादन हुआ था और ये काशी से निकलती थी। इसके प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास। ठीक, कौन है? श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं और ये 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक भार संभाल लिए। 1903 से 1920 तक उन्होंने ही इसका संपादन किया, लेकिन प्रथम संपादक पूछेगा तो हम श्याम सुंदर दास को बताएंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। तो काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। ठीक, काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है? शब्द ज्ञान। अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं? एडलर, फ्रायड, युंग, सात्र। तो आपको हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा था अभी कि सात्र जो हैं वो अस्तित्ववादी हैं, मनोविश्लेषणवादी नहीं हैं। सात्र और कीकेगार्ड को पढ़ा था, जबकि आपके एडलर हैं, युंग है, फ्रायड हैं, ये तीनों मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे भी दिया है कि सात्र और कीकेगार्ड क्या हैं? ये अस्तित्ववादी हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। कौन है? काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन हैं। वामन ने गुणों को 2 भागों, शब्द गुण और अर्थ गुण में विभक्त करके गुण की कुल संख्या 20 मानी है और भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। कितने माने हैं भरत मुनि ने? 10 गुण। और अभिनवगुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन ने 3 ही गुण माने हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। ठीक, अगला प्रश्न है 14 नंबर का। 14 नंबर में दिया है कि वैदग्धा भंगी भड़िति, बहुत मोस्ट है ये, वैदग्धा भंगी भड़िति किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है कुंतक का। वैदग्धा भंगी भड़िति किसका है? कुंतक का सूत्र है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर दिया है अदोषम निर्दोषम गुरुत्वक काव्यम लंकारम कृतम, ये भोजराज का है। तस्य कवेः कर्म स्मृति काव्यम, ये राजशेखर का है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये जगन्नाथ का है। 15 नंबर में दिया है कि हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो हठयोग का प्रभाव पड़ा है गोरखनाथ पे। ठीक, नाथ पंथ का मूल बौद्धों की ब्रजयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया तथा षटचक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। नाथ पंथ का प्रचार प्रसार भारत के पश्चिमी भागों में मुख्यतः राजपूताना तथा पंजाब में था। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है। तो लोकमंगल की साधना अवस्था है इनका सिद्धांत शुक्ल जी का, हृदय की मुक्तावस्था भी है, विरुद्धों का सामंजस्य भी है, लेकिन विसंगति बोध ये शुक्ल जी का सिद्धांत नहीं है। लोकमंगल की साधना अवस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों का सामंजस्य ये शुक्ल जी के सिद्धांत है, जबकि विसंगति बोध पाश्चात्य से जुड़ा हुआ हिंदी साहित्य में आया है और यह आधुनिकता बोध से संबंधित है। इसका पर्याय है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। चलिए
17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर में क्या दिया है? 17 नंबर में दिया है कि इनमें से कौन संकलन त्रय में नहीं आता है? तो संकलन त्रय में 3 ही आता है, समय, स्थान और कार्य। प्रभाव नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो प्रभाव। समय, स्थान, कार्य ये तीनों संकलन त्रय में आते हैं, जबकि प्रभाव नहीं आता है। 18 नंबर का प्रश्न है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन हैं? हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता रामविलास शर्मा हैं। ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं और भारतेंदु युग के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। इसी प्रकार प्रेमचंद के संबंध में कहते हैं कि प्रेमचंद की आवाज़ सुनकर हमें अपने देश और जनता पर गर्व होता है, उस जातीय संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद संवार रहे थे। तो ये जाति शब्द का हर कथन में बहुत प्रयोग करते हैं रामविलास शर्मा, तो इसीलिए हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता रामविलास शर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि भाषा और संवेदना। भाषा और संवेदना के लेखक कौन हैं? तो भाषा और संवेदना के लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने काव्य भाषा की सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर समीक्षा की है। इनका मानना है कि भाषा का आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज से स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप उसकी संवेदना निखरती है। इनकी और भी ग्रंथ है, जैसे भाषा और संवेदना है, वैसे हिंदी नवलेखन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है वो 1886 में लिखा गया था और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी लिखा, 100 अजान एक सुजान लिखा, रहस्य कथा इनका पूर्ण उपन्यास है। यही इनके 3 उपन्यास हैं बालकृष्ण भट्ट के। और नूतन ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। यह उपन्यास विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। 21 नंबर का प्रश्न है अंगद का पाँव। अंगद का पाँव के लेखक कौन हैं? तो ये निबंध है श्रीलाल शुक्ल का। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली इत्यादि। 22 नंबर का प्रश्न है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, ये सभी जो पात्र हैं मैला आंचल के हैं, जो रेणु जी का उपन्यास है 1954 में लिखा गया। तो कालीचरण मैला आंचल का है। मैला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। रेणु की और भी उपन्यास हैं, जैसे परती परिकथा है, दीर्घतपा है, जुलूस है इत्यादि। और लेकिन पहला उपन्यास रेणु का मैला आंचल ही है। पहला उपन्यास लिखे, इतना फेमस हो गया। 23 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? ये टेस्ट में भी अभी आया था हाल ही में। तो कृष्णा सोबती तो हैं, हिंदी की कथाकार बहुत फेमस हैं। राजी सेठ भी हैं, मधु काकरिया भी हैं, पर महाश्वेता देवी नहीं हैं। महाश्वेता देवी बंगला साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार हैं और जंगल के दावेदार तथा अग्निगर्भ इनकी रचनाएं हैं। तो महाश्वेता देवी ये बंगला साहित्य की कथाकार हैं। 24 नंबर का प्रश्न है कि तुलसी की किस रचना में संतों महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो संतों महंतों के लक्षण जो हैं वो वैराग्य संदीपनी में वर्णित हैं। किसमें? तो तुलसीदास ने लिखा है वैराग्य संदीपनी, इसी में संतों महंतों के लक्षण वर्णित हैं। चलिए 25 नंबर में पूछा है कि दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो दृष्टिकूट पदों की रचना सूरदास ने की है और साहित्य लहरी इनके दृष्टिकूट पदों का संकलन है।
सूरदास की और भी अन्य रचनाएं हैं जैसे सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये 3 इनकी फेमस रचना है। 26 नंबर का प्रश्न है कि सुख सागर के रचनाकार हैं। सुख सागर के रचनाकार कौन हैं? तो सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल नियाज हैं। कौन है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज हैं। और सुख सागर विष्णु पुराण या भागवत पुराण का पद्यानुवाद है। और सुरासुर निर्णय जो है ये इनका सदा सुखलाल का निबंध है। और डॉक्टर नगेंद्र ने सदा सुखलाल नियाज का नाम सदा सुखराय निसार बताया है तथा सुख सागर इनका उपनाम बताया है। और भाषा के संदर्भ में सदा सुखलाल नियाज का कथन है कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। किसने कहा है? तो सदा सुखलाल नियाज ने कहा है। 27 नंबर का प्रश्न है कि बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाला बोधनी 1874 में काशी से निकलती थी, मासिक पत्रिका थी और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर का। 28 नंबर में दिया है कि जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं? तो जयवर्धमान जो नाटक है वो रामकुमार वर्मा का है। किसका है जयवर्धमान? तो रामकुमार वर्मा का। उनके और भी अन्य नाटक हैं जैसे कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, नाना फड़नवीस, अशोक का शोक, अग्निशिखा और संत तुलसीदास, जयवर्धमान, स्वयंवरा इत्यादि। 29 नंबर का प्रश्न है कि मुकुल नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो मुकुल जो आपका काव्य है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है त्रिधारा और मुकुल। ये 2 इनके काव्य संग्रह हैं और झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की प्रमुख कवित्री हैं। 30 नंबर में पूछा है कि चक्कर क्लब के रचनाकार कौन हैं? तो चक्कर क्लब के जो रचनाकार हैं वो यशपाल हैं। ठीक, यशपाल ने लिखा है चक्कर क्लब। 31 नंबर का है कि चेखव एक इंटरव्यू, ये इंटरव्यू है और किसकी रचना है? तो राजेंद्र यादव ने लिखा है चेखव एक इंटरव्यू। और मैं इनसे मिला पदन सिंह शर्मा कमलेश की रचना है। सृजन की मनोभूमि रणवीर रांगा का है। गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे का है। अगला है 32 नंबर का, एक पंक्ति दी गई है। पंक्ति है कि एही रूप सकती और शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव। क्या है? एही रूप सकती और शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की। 33 नंबर में पूछा है कि जशोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मोपे, कहत कहे नहीं जात। जसोदा कहाँ कहो हो बात, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है चतुर्भुज दास की। चतुर्भुज दास ने लिखा है जशोदा कहाँ कहो हो बात। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे और गोसाई विठल नाथ के शिष्य तथा अष्टछाप के कवियों में से एक हैं। द्वादश यश तथा हितजु मंगल चतुर्भुज दास की प्रमुख 2 रचनाएं हैं। 34 नंबर में पंक्ति दी गई है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है, सब फेमस। ये दिया है कि यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि किसकी पंक्ति है? तो प्रसाद जी ने लिखा है यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि। किसका है? प्रसाद जी की पंक्ति। और भी पंक्तियां दी गई है नीचे, जैसे कि पंत की दी गई है सुंदर विश्वासों से ही बनता है सुखमय जीवन। फिर एक और दी गई है महादेवी वर्मा की कि यह दोनों 2 ओर थी संस्कृति की चित्रपटी की। फिर अगली है दिनकर की,
उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर में दिया है कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो राजा निर्बंसिया, बिल्कुल ये तो कमलेश्वर की है, नेट में लगी है, हमने पढ़ा भी है। मांस का दरिया, ये भी कमलेश्वर की है। कस्बे का आदमी, ये भी कमलेश्वर की है। पर एक और जिंदगी, ये कमलेश्वर की नहीं है, ये मोहन राकेश की कहानी है। किसकी है? मोहन राकेश की कहानी है एक और जिंदगी। मोहन राकेश की और भी बहुत कहानियां हैं, जैसे जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश इत्यादि। और कमलेश्वर की भी है, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान इत्यादि। कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता भी हैं, ये भी ध्यान देना है, हमने पढ़ा भी था। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर में दिया है कि मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। तो मित्र संवाद जो है ये रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के बीच लिखे गए पत्रों का संकलन है। 1992 में ये लिखा गया। तो रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, ध्यान देना है। 37 नंबर की है कि कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है। तो गोदान प्रेमचंद की है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, यही सच है मन्नू भंडारी का है, पर भुवन विक्रम 1957 में लिखा गया और ये वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक, भुवन विक्रम किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। 38 नंबर में पूछा है कि इनमें से जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है। पहला है खंजन नयन। तो खंजन नयन तो है अमृतलाल नागर ने लिखा है सूरदास के ऊपर। फिर है दूसरा मानस का हंस, ये भी है जीवनी परक, ये तुलसीदास के ऊपर अमृतलाल नागर ने ही लिखा है। फिर तीसरा है पहला गिरमिटिया, ये भी जीवनी परक है, गांधी जी के ऊपर लिखा है गिरिराज किशोर ने। और भूले बिसरे चित्र, ये जीवनी परक उपन्यास नहीं है, डी वाला। भूले बिसरे चित्र में मध्यम परिवार की 4 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, 1959 में लिखा गया। ठीक, 39 नंबर पे आते हैं। 39 नंबर में दिया है कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। 3 उपन्यास अधूरे दिए गए हैं, एक अधूरा नहीं है। तो इरावती, तो इरावती तो प्रसाद का अधूरा है भाई, इसको निराला ने पूरा किया था। मंगलसूत्र भी प्रेमचंद का अधूरा है और चोटी की पकड़ भी निराला का अधूरा है। ये तीनों अधूरे उपन्यास है, जबकि रत्ना की बात रांगी राघव का उपन्यास है और यह अधूरा नहीं है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित पूर्ण उपन्यास है। 40 नंबर में आते हैं। 40 नंबर में दिया है लगता नहीं है दिल मेरा। आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है लगता नहीं है दिल मेरा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम 41 नंबर पे, बिल्कुल सही हमने लगाया था। 41 नंबर में दिया है निबंधों का क्रम लगाने के लिए। विद्यानिवास मिश्र के सभी निबंध दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी, तुम चंदन हम पानी, ये भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और ये लिखा गया 1957 में। ठीक, फिर है मैंने सील पहुँचाई 1966 में, तमाल के झरोखे से 1981 में, सीरीज की याद आई 1995 में। तो सबसे पहले तुम चंदन हम पानी, फिर मैंने सील पहुँचाई, फिर तमाल के झरोखे से, फिर सीरीज की याद आई। 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर में दिया है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पे अज्ञे के निबंध संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो अज्ञे के निबंध संग्रहों का सही क्रम क्या हो जाएगा? डी, त्रिशंकु है, आत्मनेपद है, अंतरा है, धार और किनारे है। सबसे पहले त्रिशंकु आएगा। त्रिशंकु है 1945 में। फिर आएगा आत्मनेपद, आत्मनेपद है 1960 में। फिर आएगा अंतरा, अंतरा है 1975 में। फिर आएगा धार और किनारे, ये है 1982 में।
तो त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धारा और किनारे। अब आते हैं 43 नंबर पे। 43 नंबर में दिया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी दिया है। तो सबसे पहले तो निर्वासित आएगा, 1946 में है ये। फिर जिप्सी आएगा 1952 में। फिर जहाज का पंछी आएगा 1954 में। फिर कवि की प्रेयसी आएगा 1976 में। तो ए ऑप्शन सही है। निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। अब आते हैं हम 44 नंबर पे। 44 नंबर में दिया है कि प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम बताइए। पल्लव, लहर, निर्जा, अनामिका। तो अनामिका है 1923 में, तो सबसे पहले आएगी। फिर पल्लव है 28 में, तो अनामिका के बाद पल्लव। फिर लहर है 1933 में। फिर निर्जा है 1935 में। अनामिका 23 में है निराला की, पल्लव 28 में है पंत की, लहर 33 में है प्रसाद की और निर्जा 35 में है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है 45 नंबर का। 45 नंबर में प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही क्रम बताना है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक दिए गए हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा मादा कैक्टस 1959 में। फिर आएगा सूखा सरोवर 1960 में। फिर आएगा मिस्टर अभिमन्यु 1971 में। फिर आएगा कर्फ्यू 1972 में। ये सभी नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू। चलिए 46 नंबर पे आते हैं। 46 नंबर में दिया है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आएगा आस्था और सौंदर्य 1961 में। भारत की भाषा समस्या आएगा 1965 में। निराला की साहित्य साधना भाग 1 है 1969 में। और नई कविता और अस्तित्ववाद है 1978 में। सबसे पहले आस्था और सौंदर्य है, फिर है आपका सबसे अंत में नई कविता और अस्तित्ववाद। 47 नंबर में आते हैं। 47 नंबर में दिया है कि रचनाकाल की दृष्टि से नाट्य रचनाओं का सही क्रम बताइए। अंधेर नगरी, ध्रुवस्वामिनी, रक्षाबंधन, नहुस। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहुस आएगा सबसे पहले 1859 में, गोपाल चंद गिरधर दास का नाटक है। ठीक। फिर आएगा अंधेर नगरी 1881 में, भारतेंदु का है। ध्रुवस्वामिनी 1933 में प्रसाद का और रक्षाबंधन 1934 में हरे कृष्ण प्रेमी का नाटक है। तो नहुस 1859 में, अंधेर नगरी 1881 में, ध्रुवस्वामिनी 1933 में और रक्षाबंधन 1934 में। अगला है 48 नंबर का। 48 नंबर में दिया है कि रचना काल की दृष्टि से एकांकियों का सही क्रम बताइए। कारवा, एकादशी, नदी प्यासी थी, एक घूट। तो सबसे पहले तो एक घूट आएगी, क्योंकि हिंदी की पहली एकांकी है ये और प्रसाद जी ने लिखा है 1929 में। 1929 में कई रचनाओं का प्रकाशन वर्ष है, तो जितना आपको याद आए कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। काफ़ी फेमस रचनाएं हैं जो 1929 में हैं। ठीक। तो एक घूट भी 1929 में है। फिर आपका कारवा है 1935 में, भुवनेश्वर का। फिर है आपका एकादशी, सेठ गोविंद दास का। फिर है नदी प्यासी थी, ये है। ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। 49 नंबर पे आते हैं। 49 नंबर में दिया है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम बताइए। जिंदगी नामा है, आवा है, कुइयाँ जान है और बेघर है। तो सबसे पहले आएगा बेघर 1971 में, ममता कालिया का। बेघर कब है, सबका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेघर है 1971 में। जिंदगी नामा है 1979 में। आवा है 1999 में और कुइयाँ जान है 2005 में। जिंदगी नामा 1979 में कृष्णा सोबती का, आवा चित्रा मुदगल का और कुइयाँ जान नासिरा शर्मा का है उपन्यास।
50 नंबर में आते हैं। 50 नंबर में दिया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। तो इनका सबसे पहले आएगा विराटा की पद्मिनी 1936 में। ठीक, विराटा की पद्मिनी 1936 में है। फिर कचनार है 1948 में। फिर है मृगनयनी 1950 में। फिर रामगढ़ की रानी है 1961 में। तो विराटा की पद्मिनी सबसे पहले 1936 में, फिर कचनार 1948 में, मृगनयनी 1950 में और रामगढ़ की रानी 1961 में। चलिए अब आते हैं 51 नंबर पे। 51 नंबर पे दिया है कि प्रकाशन की दृष्टि से पत्र पत्रिकाओं का सही क्रम है। जागरण है, प्रतीक है, नई कविता है, कल्पना है। तो सबसे पहले आएगी जागरण पत्रिका 1929 में। प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय इसके संपादक थे, बनारस से निकलती थी। तो जागरण 1929। फिर आएगी प्रतीक। प्रतीक है 1947 में, अज्ञे की है, दिल्ली से निकलती थी। फिर आएगी नई कविता 1954 में, इलाहाबाद से निकलती थी, जगदीश गुप्त और रामसुभ चतुर्वेदी इसके संपादक हैं। फिर आएगी सबसे अंतिम में कल्पना 1949 में निकलती थी, हैदराबाद से, और आयंद शर्मा इसके संपादक हैं। तो इसका क्रम ऐसे होगा, यहाँ पे मिस्टेक किया थोड़ा विकल्प देने में। इसका क्रम होगा सबसे पहले जागरण 1929 में, प्रतीक 1947 में, फिर कल्पना 1949 में, फिर नई कविता 1954 में। नई कविता को सबसे अंत में होना चाहिए था। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर का। 53 नंबर में पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पे निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम क्या है। कोलकाता से पेकिंग है, चीड़ों पर चांदनी है, यात्रा चक्र है, मेरी तिब्बत यात्रा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही डी ऑप्शन। सबसे पहले आएगा मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन का है मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में। फिर है कलकत्ता से पेकिंग 1955 में, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। फिर है चीड़ों पर चांदनी 1964 में, निर्मल वर्मा का। यात्रा चक्र है 1995 में, धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि प्रकाशन के अनुसार कहानियों का सही क्रम बताइए। डिप्टी कलेक्टरी है, वापसी है, फैंस के इधर उधर है, गदल है। तो सबसे पहले गदल आएगा 1955 में, रांगे राघव का। फिर डिप्टी कलेक्टरी है 1956 में, अमरकांत का। फिर वापसी है 1960 में, उषा प्रियंवदा का। फिर फैंस के इधर उधर है 1968 में, ज्ञान रंजन का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न 55 नंबर का कि निराला के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आएगा प्रबंध पदम 1940 में। ठीक, फिर है प्रबंध प्रतिमा 1940 में, फिर चाबुक 1991 में, फिर उसके बाद है चयन। तो प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक और चयन, ये इनके निबंधों का क्रम है। 56 नंबर में स्थापना दी गई है। स्थापना है कि एब्सर्ड बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल गलत दिया गया है। और तर्क दिया गया है कि यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे स्थापना और तर्क क्या है, दोनों नहीं। यहाँ पे जो स्थापना है वो गलत है और तर्क सही है। तर्क है कि यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है। ठीक, अगला प्रश्न है 57 नंबर का। 57 नंबर में स्थापना दी गई है कि मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। तो बिल्कुल सही दिया गया है। तर्क है कि मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आद्य सर्जना शक्ति है और वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों सही दिया गया है।
58 नंबर पे आते हैं। 58 नंबर में क्या स्थापना दिया गया है? 58 में दिया है कि हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण। सही है। और तर्क दिया गया है कि सर्वांग निरूपण आचार्यों ने रस, अलंकार, पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन, गुणदोष आदि की भी चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 59 नंबर पे आते हैं। 59 नंबर में स्थापना क्या है? कि अधिकतर संस्कृत आचार्य औदित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही है। और तर्क है कि औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंदवर्धन, महिम भट्ट आदि तक ने बहुशः किया है। सभी काव्यांगों में इसकी स्वीकृति है। आचार्य क्षेमेंद्र ने समग्रतः इस मत को सुव्यवस्थित किया है, किंतु एकल मत होने के कारण इसे संप्रदाय कहना समीचीन नहीं लगता। तो स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला है 60 नंबर का। 60 नंबर में स्थापना दी गई है कि प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकार होता है और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है। तो अभी हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ा था कि प्लेटो ने भावातिरेक को अत्यंत अनिष्टकार माना है और अरस्तु ने भावादमन को। अतः आदर्शवाद और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध है। तो स्थापना तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गई हमारी। तर्क क्या दिया है? कि प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते थे और अरस्तु के निष्कासन पर बल देते थे, और अरस्तु मात्र विवेचन तक उसकी उपयोगिता मानते थे, अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं। तो यहाँ पे स्थापना और तर्क क्या है? दोनों बिल्कुल सही है। ठीक। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। प्लेटो ने प्रत्ययवाद एवं आदर्शवाद को तथा अरस्तु ने त्रासदी एवं विरेचन के सिद्धांत को जन्म दिया। अपने सिद्धांत में प्लेटो ने भाव के अतिरेक को अनिष्टकार माना है, तो अरस्तु ने भाव के दमन को ही अनिष्टकार कहा है। ठीक। चलिए 61 नंबर में आते हैं। 61 नंबर में क्या दिया गया है? 61 नंबर में स्थापना दिया है कि उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थापन साध्य होता है। बिल्कुल सही है। और तर्क है कि पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना सस्यूर का अतिवादी चिंतन है, अतः यह पुनर्विचारणीय है। तो स्थापना और तर्क यहाँ पे दोनों सही है। 62 नंबर पे आते हैं। 62 नंबर में स्थापना दी गई है कि काव्य अनुभूति सदैव लोकोत्तर होती है। तो बिल्कुल सही है। और तर्क दिया गया है कि कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसीलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो तर्क गलत है पर स्थापना बिल्कुल सही है कि काव्य अनुभूति सदैव लोकोत्तर होती है। स्थापना सही है पर तर्क क्या है? गलत है। 63 नंबर में आते हैं। 63 नंबर में स्थापना दी गई है। क्या है? कि प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है और साथ ही प्रेम में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। तो स्थापना बिल्कुल सही दी गई है। और तर्क दिया गया है कि प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूति जन्य तादात्म्य आधार के रूप में काम करता है। तो बिल्कुल स्थापना और तर्क यहाँ पे दोनों क्या है? सही है। 64 नंबर में आते हैं। 64 नंबर में स्थापना दी गई है कि कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसाद करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। हाँ, तो बिल्कुल स्थापना सही दिया गया है। और तर्क है कि कविता का संबंध हृदय से न होकर मन से और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। नहीं, स्थापना सही है और कविता तर्क क्या है? गलत दिया गया है, क्योंकि कह रहा है कि कविता का संबंध हृदय से न होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गलत दिया है। तो स्थापना बिल्कुल सही है पर तर्क क्या है? गलत है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा।
65 नंबर में दिया है स्थापना कि भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों में प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न है पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है। तर्क दिया है कि भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो स्थापना सही है यहाँ पे भी, और तर्क लेकिन गलत दिया गया है, क्योंकि भाव ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों का व्यापार भिन्न है किंतु लक्ष्य बिंदु एक ही है। भाव का संबंध हृदय से और ज्ञान का संबंध बुद्धि से है और दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यहाँ पर स्थापना में भाव तथा ज्ञान को संबंधित बताया गया है, जबकि तर्क में दोनों को विरोधी, अतः कथन ए सही है और आर गलत है। 66 नंबर पे आते हैं। 66 नंबर में कवियों को उनकी रचनाओं से मिलाना है। तो सत्यनारायण कविरत्न की रचना है भ्रमरदूत, रत्नाकर की है गंगा लहरी, रामचरित उपाध्याय की है देवदूत और वियोगी हरि की है वीर सत्सई। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर में दिया है कि पात्रों को नाटकों से सुमेलित कीजिए। तो अंधेर नगरी का पात्र कौन है? नारायण दास है। कोर्ट मार्शल का पात्र कौन है? रामचंद्र है, ये ध्यान देना है, रामचंद्र कोर्ट मार्शल का पात्र है। और द्रौपदी की पात्र सुरेखा है। और कौमुदी महोत्सव नाटक है रामकुमार वर्मा का, इसके पात्र हैं चाणक्य। ठीक, कौन है? तो चाणक्य हैं। अंधेर नगरी के नारायण दास, कोर्ट मार्शल के रामचंद्र, द्रौपदी की सुरेखा और कौमुदी महोत्सव के चाणक्य। ठीक। 68 में दिया है कि कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास की है। रामायण महानाटक तारचंद चौहान की है और अवध विलास लालदास का है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए 69 पे आते हैं। 69 में दिया है कि रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ मिलान कीजिए। तो नंददास की क्या है? रूप मंजरी है। श्री भट्ट का युगल शतक है। रसखान का प्रेम वाटिका है और हरिराम व्यास का क्या है? इनका है रागमाला। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 70 नंबर में दिया है कि इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ मिलान कीजिए। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसकी है? तो ये है पंक्ति दंडी की है। ठीक, शब्दार्थम शरीरम तावत काव्यम किसकी है? तो दंडी की है। यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, ये पंक्ति दंडी की नहीं होनी चाहिए, आनंदवर्धन की होनी चाहिए थी। ठीक, पर यहाँ पे दंडी दिया है तो हो सकता है दंडी की हो, मुझे ही कन्फ्यूजन हो। तो शब्दार्थो शरीरम तावत काव्यम दंडी की है। काव्यम ग्राहालंकरात ये वामन का है। मुख्यार्थ हति दोसह मम्मट का है। और करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधम ये भामह का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। मुख्यार्थ हति दोसह मम्मट का, करोति कीर्ति प्रीति च साधु ये भामह की है। अब आते हैं हम 71 नंबर पे। 71 नंबर में क्या दिया है कि इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दिया है कि महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। किसने कहा है? तो ये कहा है कॉलरिज ने कहा है कि महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। फिर दूसरा है कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है इलियट ने। ठीक, फिर अगला है कि काव्य भाषा तथात्मक नहीं रागात्मक होती है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है रिचर्ड्स ने। काव्य भाषा तथात्मक नहीं रागात्मक होती है, ये रिचर्ड्स ने कहा है। और महान व्यक्ति ही महान विचारों से संपन्न होता है, ये कहा है लोनजाइनस ने। तो महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, ये कॉलरिज ने कहा है। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, इलियट ने कहा है। काव्य भाषा तथात्मक नहीं रागात्मक होती है, रिचर्ड्स ने कहा है।
महान व्यक्ति ही महान विचारों से संपन्न होता है, ये लॉन्जाइनस ने कहा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम 72 नंबर पे। 72 नंबर में दिया है कि निम्न अलंकारों को पंक्तियों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है कि दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत। ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें असंगति अलंकार है। एक का 3 हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार। फिर है चंचल अंचल सा नीलांबर। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका है उपमा अलंकार। फिर है खिला हो जो बिजली का फूल। इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। और अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें है रूपक अलंकार। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 73 नंबर में आते हैं। 73 नंबर में दिया है कि पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पंक्ति दी गई है, क्या है? कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में। किसने कहा है? तो ये कहा है आपके रघुवीर सहाय ने। रघुवीर सहाय ने लिखा है कि कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में। फिर दूसरा पंक्ति है कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। ये किसकी है? मुक्तिबोध की पंक्ति है। फिर तीसरा है कि वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो। ये पंक्ति है नागार्जुन की। फिर चौथी है कि मैं ही हूँ बसंत का अग्रदूत। ये पंक्ति है निराला की। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 74 नंबर पे आते हैं। 74 नंबर में दिया है कि कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। तो जगदीश गुप्त की जनपदीय भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। नई कविता के हैं कवि ये। वंशीधर शुक्ल की जनपदीय भाषा क्या है? अवधी है। अवधी सम्राट कहे जाते हैं ये। ईश्वरी की जनपदीय भाषा क्या है? बुंदेली है। और सूर्यमल्ल मिश्र का जनपदीय भाषा क्या है? राजस्थानी है। जगदीश गुप्त का ब्रज है और सूर्यमल मिश्र का राजस्थानी है। और भिखारी ठाकुर भोजपुरी के हैं। अब है इस पेपर का अंतिम प्रश्न 75 नंबर का। इसमें दिया है कि इन रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबद्ध जनसंचार माध्यमों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है उदय शंकर भट्ट। सूची 2 में जनसंचार माध्यम दिया है। तो उदय शंकर भट्ट किससे संबंधित थे? फिल्म से संबंधित थे। इलाचंद्र जोशी किससे थे? रेडियो से। मनोहर श्याम जोशी दूरदर्शन से। और अज्ञेय किससे थे? अज्ञेय थे समाचार पत्रकारिता से। उदय शंकर भट्ट फिल्म से, इलाचंद्र जोशी रेडियो से, मनोहर श्याम जोशी दूरदर्शन से और अज्ञेय समाचार पत्रकारिता से। तो यहीं पे हमारा ये पेपर समाप्त होता है। 75 प्रश्नों का ये पेपर था। ठीक, अगला हमारा रहेगा दिसंबर 2013 का ही पेपर जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। और ये भी दिसंबर 2013 का ही था जिसमें 75 प्रश्न हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।